नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो क्या मोदी जी पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं, उनके दरवाजे बंद हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज़, बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, हर घर में सिखाई जाती है कि झूठ बोलना पाप है। गांधी तो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, नानक कहते थे ईश्वर ही सत्य है, कुछ इस तरह का सब जगह सब धर्म वाले कहते हैं। और हम सबको घर में भी सिखाया था झूठ बोलना पाप है। और अब अगर आप देखेंगे तो झूठ बोलने के कितने नुकसान हैं। ये मोदी जी और भाजपा जिस तरह से हर बात पे कुछ ना कुछ झूठ, कुछ ना कुछ मतलब देखिए, ऐसा नहीं, ये मैनेज करके नहीं चलता है। जब आप दुनिया में बातचीत कर रहे हो तो आपको साफ साफ बात करनी होती है। आज पूरा देश, इंक्लूडिंग इनके भक्त लोग, इनके मन में बहुत प्रश्न हैं। जब पहलगाम में आतंकवादियों ने आके हत्या की, उसके बाद पूरा देश गुस्से में था, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। और सरकार कोई भी निर्णय लेती, वो अभी उससे देश को दिक्कत होती, उससे देश में महंगाई बढ़ती, उससे देश में वो होती, उस सबके लिए लोग तैयार थे। लेकिन जब अमेरिका में से ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि मैंने दोनों से बात कर ली है और इनका युद्ध विराम हो गया जाएगा, तो सबको धक्का लगता है। और ये लगता है कि जैसे उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ है। क्योंकि हम शुरू से ये मानते आ रहे थे कि भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बात है, भारत पाक के बीच की बात है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं। और यहाँ एक विश्व का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी साफ साफ कह रहा है कि नहीं, मैंने ये कराया, दोनों को मैंने बात की और दोनों ने बात करके इसको मैंने कराया है। क्योंकि साफ साफ है, अमेरिका बीच में पड़ा है। कम से कम 8-10 बार अब तक वो ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया। हमारे यहाँ से क्या हुआ? हमारे यहाँ से मोदी जी फौज के पीछे छुपने की कोशिश किए। फौज के अफसर से बयान पहले दिलवाए कि नहीं, वो डीजीएमओ का फ़ोन आया और फिर डीजीएमओ के फ़ोन आने से यहाँ पे हमने अपना सब कार्रवाई बंद कर दी। तो ये कुछ हंसी की बात थी। ट्रंप ने ये एफिडेविट देके, ट्रंप की पूरी सरकार के 4 जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं के लेवल, मतलब सेक्रेटरी लेवल के जो उनके मंत्री होते हैं लेवल के लोगों ने एफिडेविट देके कोर्ट में कहा है कि हमने ये भारत और पाकिस्तान के बीच इसलिए युद्ध ख़त्म करवाया क्योंकि उसके ये थे और ट्रंप इसमें कामयाब रहे। और अब तो और रूस के पुतिन ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझसे बात हुई थी, ये इन लोग, मतलब अब पुतिन भी इसकी तायद कर रहे हैं कि ये अमेरिका ने कराया। अब या तो आप साफ साफ आके कहिए कि ये झूठ बोल रहा है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कहिए, पूरा देश आपके साथ है। और अगर आप चुप हैं और अगर आप डीजीएमओ से बात हो गई, उनसे बात हो गई, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, तो फिर आपकी कलई खुल रही है। कुछ प्रश्न उठ गए हैं और उस प्रश्न का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं कि मोदी जी उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पुलवामा में एक चीज़ हुई थी, याद रखिएगा। बालाकोट में हमने कहा था कि हम घर में घुस के मारे हैं, आ गए थे, और हमने ये नहीं कहा था वॉर और हो गया ख़त्म। इस बार हमने कहा है कि नहीं वॉर है, और अगर फिर करेंगे तो ये हमारे लिए वॉर लाइक होगा। हमने इस बार मतलब सार्वजनिक रूप से ये माना है कि हमारी वॉर हुई है, हम उनके अंदर, उनकी सीमा के अंदर घुसे हैं और उनके टेररिस्ट ठिकानों को हमने ख़त्म किया है। उधर से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर गोले बरसाए हैं, हमारा नुकसान हुआ है, ये हमने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। अब जरा ये मैं ये एक एक बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये जरा थोड़ा सोचना होगा कि जिसके प्रश्न मोदी जी नहीं दे रहे हैं। पहलगाम से शुरू करते हैं। पहलगाम में जब आतंकवादी आके हत्या करते हैं तो पहली बात, कैसे आया, कौन आया, कैसे आए, पहला प्रश्न, कौन आया। आपने उनकी कुछ फोटो बाहर की थी, अभी तक पकड़े गए या नहीं, कैसे वापस गए, अभी कहाँ हैं ये भाई, ये एक और, इस सबके बाद ये चूक किसकी थी? ये तो आपके किरण रिजिजू ने कहा कि चूक हुई है। चूक किसकी थी? आपने आइडेंटिफाई किया किसकी चूक थी? अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है, आपने उसके बाद ये कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पे हम हमला कर रहे हैं।
शायद 27 हैं, कोई कहता है कि 27 हैं टेररिस्ट के जहाँ पे वो ट्रेनिंग एंडिंग कैंप चलाते हैं। आप 9 ही पे क्यों गए? क्यों अटैक किया? अटैक आप ये कहते हैं कि हमने अटैक इसलिए किया कि हमें उनके टेररिस्ट के ठिकानों को ख़त्म करना था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करना चाहिए। तो 27 में से 9 क्यों? और अगर वहाँ गए तो आपने उनको पहले इतला क्यों दी कि हम आ रहे हैं? ये तो आपके जयशंकर जी बोल रहे हैं कि हमने उनको इतला दी कि हम लोग अटैक करने आ रहे हैं। तो ये कौन सी रणनीति थी? अपने मतलब अपने जो सेना के लोग थे उनको आपने एक तरह से मौत के मुंह में ढकेला। आपने क्यों पहले बताया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसका मकसद क्या था? मैं बार बार मकसद पूरा हुआ? 27 में से अगर 9 आपने किए, जहां अब खबर आ रही है फिर से 9 में काम शुरू हो गया है, वापस वो सब आ गए हैं, लेकिन 27 में से 9 किए तो बाकी 18 का कब करेंगे? क्या करेंगे? क्यों? और सबसे बड़ी बात यह कि रोका क्यों? अगर आपका भाई देश को बताइए ना कि हमारा ये 9 ही मकसद था। अब आप कह रहे हैं नहीं, हमारा तो मकसद था कि टेररिज्म खत्म हो जाए। तो टेररिज्म खत्म होने के लिए 27 को खत्म करना था, उसको क्यों रोका? क्या आपने उसकी कमर तोड़ दी, अब नहीं होगा? क्योंकि ये प्रश्न तो आपको हरदम करता रहेगा कि किसने, किसके कहने पे आपने ये रोका है। एक प्रश्न, 2-4 प्रश्न और हैं। चलिए, आपने सब रोक दिया, ट्रम्प जी के कहने पर रोक दिया। आपने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों भेजा? किस लिए भेजा? पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए? पाकिस्तान को ने आतंकवादियों को प्रश्रय देता है इसके लिए? तो क्या मकसद पूरा हुआ? क्या दुनिया ये मान रही है कि अब इस डेलीगेशन के आने के बाद कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की थू-थू हो रही है? पूरे दुनिया में कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो देखिए आतंकवादियों को पनाह देता है। क्या ऐसा आपको लग रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि क्या विपक्ष ने राष्ट्र धर्म निभाया? देखिए, एक चीज़ राष्ट्र के सामने साफ हो गई है, विपक्ष ने जैसे जैसे आपने कहा, एक बार भी आपके किसी गलत, सही तो सही है ही, सही या गलत निर्णय पे एक प्रश्न नहीं पूछा गया है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये बता दीजिए। आपके निर्णय को कोई नहीं कह रहा है कि सही है या गलत है, कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन ये तो प्रश्न पूछ ही रहा है। और विपक्ष ने ये प्रूव एक बार फिर कर दिया कि जब राष्ट्र की बात आती है तो वो अपने सारे भेदभाव नहीं, अपने पॉलिटिकल चुनावी जो उसको नुकसान होगा उसको भी दांव पे लगा के वो राष्ट्र के लिए करने को तैयार। आप नहीं तैयार है, भाजपा नहीं तैयार है, लेकिन विपक्ष तैयार है। तो क्या विपक्ष ने राष्ट्र धर्म निभाया? मेरे हिसाब से निभाया। अगर ये है तो अमित शाह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, आपने विपक्ष का सर्वदलीय एक दल भेजा, तो अमित शाह जाके जब कोलकाता में कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तो बहुत खुश है जब मुसलमानों के साथ का अपीजमेंट कर रही है और वो अब ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, तो आपने उनके सांसदों को क्यों अपने डेलीगेशन में भेजा? क्यों भेजा? जब अमित शाह को ये पता है कि ये लोग खुश नहीं है, तो आपने उनको क्यों भेजा उस डेलीगेशन में? आपने अमित शाह के अनुसार मुस्लिम ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, तो आपने उस डेलीगेशन में 10 से 11 मुस्लिम क्यों भेज दिए? अगर आप ये मान रहे हैं, आपका गृह मंत्री मान रहा है, जो करता धरता है इस देश का, तो क्यों आपने भेजा? आप ये भी पूछ रहा है ये देश कि सरकार का कोई सीनियर मंत्री क्यों नहीं गया? आप मान लीजिए छुप रहे हैं, आपने किसी और मंत्री को क्यों नहीं भेजा? 7 डेलीगेशन में 7 मंत्री क्यों नहीं गए? सरकार का नुमाइंदे क्यों नहीं गए? क्या आप ये चाहते थे कि ये डेलीगेशन जाए और फिर आप ये कहें कि देखिए कुछ कर नहीं पाए, फेल होके आ गए, हम तो यही कर सकते थे? आपकी मंशा ये थी। लेकिन वहाँ जाके जो भी आपके, जो मतलब शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे ओवैसी हो, सबने देश के एक स्वर में बात की। अब आप उनको, आप क्या आप ओवैसी को कहेंगे कि वो राष्ट्रद्रोही हैं? क्योंकि जब देश के पे बात आई तो आपके मंत्री तो मुंह छुपा के अंदर घुस गए थे। देश के नुमाइंदों के तौर पे दुनिया में कौन गया? विपक्ष के लोग गए ना। आपके लोग कहां थे? आपके मंत्री कहां थे? मंत्री केवल कमीशन जोड़ने के लिए और कुर्सी गर्म करने के लिए हैं, फीता काटने के लिए हैं, इनॉग्रेशन करने के लिए हैं। मंत्री क्यों नहीं गए आपके? तो ये तो प्रश्न पूछा जाएगा। एक और प्रश्न है, आपने इस डेलीगेशन का ये कहा था कि पाकिस्तान को हमें बिल्कुल बता देना है दुनिया में। क्या पाकिस्तान अकेला पड़ गया? क्या पाकिस्तान इस
इस हमले के बाद या इस सीज़फायर के बाद पाकिस्तान मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है? पाकिस्तान जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेररिस्ट विरोधी जो उसकी समिति है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, उसका वाइस चेयरमैन बनता है, एक और जो समिति है जो अफगानिस्तान के टेररिज्म की बात करती है उसका चेयरमैन बनता है, तो हमें तो नहीं लगता है कि वो अकेला पड़ा। जब उसको आईएमएफ का लोन मिलता है, उसको वर्ल्ड बैंक का लोन सैंक्शन होता है, उसको रशिया से एक कई सालों बाद उसके साथ रशिया के संबंध होते हैं, तो आपको लगता है कि वो आप अपने पर्पज़ में कामयाब रहे, भारत सरकार अपने पर्पज़ में कामयाब रही? क्या हुआ? मतलब ये तो प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे ना। आपके सामने आप सेना की जो समस्याएं हैं, जो सेना ने, मतलब मैंने तो सुना, चाहे वो एयर चीफ मार्शल हो, चाहे वो सीडीएस साहब हो, सबने बताई अपनी बात, अपनी व्यवस्था बताई। आपने उसमें कुछ किया? आपने उसमें कुछ भी किया? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब सेना एयर चीफ मार्शल ये कह रहे हैं कि ये जो पीएसयूज हैं, जो आपके मंत्री, जो उनके अंडर नहीं है, वहीं पे राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, कुछ आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आप तो 11 साल अब हो गए हैं आपको, आपके पब्लिक सेक्टर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन निकम्मा है? कौन निकम्मा है बताइए ना। तो ये तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं कुछ 4-5 चीजें पूछ ले रहा हूं कि आप, क्योंकि मोदी जी को खुद ये पूछना है, उन भक्तों को जो मोदी जी के सपोर्टर हैं उनको ये आप अपने से पूछिए, क्या मोदी जी का ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आना, नहीं अटेंड करना, मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ा कि नीचे हुआ? मोदी जी की वाहवाह हुई कि मोदी जी की, मैं थू नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी का बारे में हुआ कि भाई ये कौन से आदमी है, प्राइम मिनिस्टर होकर ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? संसद का विशेष सत्र इस पुलवामा हमले के बाद न बुलाना, आपकी ख्याति बढ़ी कि आपकी ख्याति कम हुई? अपने लोगों से पूछिए। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल साफ हो गया कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप फेस नहीं करना चाहते हैं। तो इस पे भी प्रश्न होना चाहिए। एक और प्रश्न है, 3 मंत्री, बिल्कुल साफ साफ 3 मंत्रालय हो गए जो बिल्कुल इस बार फेल हुए हैं, जिनसे जो सामने आ गया है, खुल के आ गया है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी सुरक्षा की चूक का जिम्मेदार है, और उसके बाद वहां के लोग पकड़ने के उसके लिए जिम्मेदार है। क्या वहां किसी से आपने इस्तीफा लिया? आपने कुछ पूछा उनसे? दूसरा, रक्षा मंत्रालय, जब देश एग्रेसिव था, जब यह था कि 1-2 दिन के अंदर हम पीओके तक कवर कर सकते थे, तो एकदम से आपने युद्ध विराम क्यों कर दिया? क्या रक्षा मंत्री ने इसके बारे में कोई बयान दिया? उन्होंने अपनी अनिच्छा जगाई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि नहीं इसको अभी करिए, आपने ही कहा। रक्षा मंत्री जी, अगर एचएएल काम नहीं कर रहा हो जिसकी वजह से एयर चीफ मार्शल साहब कह रहे हैं कि हमारी सेना को पर्याप्त विमान और बाकी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो कौन जिम्मेदार है? आप इस्तीफा देंगे? और विदेश नीति के एस जयशंकर साहब, जिस तरह से हमारी विदेश नीति की हालत हुई है, उसका जो अंतिम परिणति है कि G7 में आपको बुलाया भी नहीं गया है और आप चुपचाप बैठे रहे हैं, तो उसके लिए क्या एस जयशंकर साहब जिम्मेदारी लेंगे? एस जयशंकर साहब जब ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हम लोग किए उससे पहले उनको सूचना दे दी, ये ऑन रिकॉर्ड है, अब बाद में वो कुछ झूठ बोलें, ऑन रिकॉर्ड है, कोई कार्रवाई हुई, इस्तीफा दिया, तो क्या इन तीनों जो महानुभाव के जो कार्यकलाप हैं उससे आपकी वाहवाही हुई, आपसे का ग्राफ ऊपर गया कि लोग, उससे आपका नुकसान हुआ? एक और चीज बताइए मोदी जी, आप कल सिंदूर का पेड़ एक लगा के उसको कुछ प्रधानमंत्री उसमें आप पानी आनी दे रहे थे, फोटो खिंचवाया है कि सिंदूर का पेड़ लगाया। ईमानदारी से बताइए मोदी, आप तो इस समय हरा हरा सब आपको नजर आ रहा है। ये सारे भक्त लोग भी जो आपके हैं, सिंदूर की बात करके आपका ग्राफ ऊपर गया है नीचे गया है? आपकी अपनी निजी जिंदगी में जो सिंदूर का महत्व है वो सार्वजनिक बहस में आ गया है कि नहीं आ गया है? सिंदूर के महत्व को आपने नहीं समझा, वो इज्जत नहीं दी जो उस सिंदूर को देनी चाहिए, ये तो अब सार्वजनिक बहस में आ रही है बात।
तो ये आपके से इससे आपका पक्ष मजबूत हुआ कि कमज़ोर हुआ? ये तो जवाब देना होगा ना मोदी जी। और विदेश नीति सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति जो अभी हमारी है, हम अपने ठीक अगल बगल के राष्ट्रों से हमारा कोई संवाद नहीं है। जो देश की बड़ी शक्तियां हैं उनसे हम बच रहे हैं। अब हम ट्रंप के सामने नहीं पड़ना चाह रहे हैं। चीन से हमारा संबंध अच्छा नहीं है, रूस से अच्छा था तो वो भी अब खड़ा नज़र आ रहा है पाकिस्तान के साथ। ऐसे में हमारी विदेश नीति को लेके अगर सिर्फ बात हो तो क्या वो आपको उससे ज़्यादा वाहवाही मिली? आपका ग्राफ ऊपर गया या नीचे गया? ये 5 प्रश्न हैं जहाँ पे आप खुद ही जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अकेले बैठ के ये मनन कर लेंगे ना तो देश की बहुत सी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सिंदूर बहता है और सिंदूर है और मैं ऐसे कर दूंगा और इसको कर दूंगा और इस तरह से वो कर दूंगा, कांग्रेस पार्टी का जो क्या है खाता है उसको फ्रीज कर दूंगा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, सोरेन को जेल में डाल दूंगा, ममता बनर्जी के भतीजे के अगेंस्ट ईडी ले भेज दूंगा, ये सब अगर आपको लगता है कि सब करके आप हो जाएंगे, आप चुनाव भले ही जीत जाएं लेकिन देश आपको अच्छे से नहीं याद रखेगा, आपकी अच्छी बातों को नहीं याद रखेगा। आपकी इन बातों को याद रखा जाएगा, इतिहास में दर्ज होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया था जब देश के ऊपर इस तरह की वो थी, तो वो बजाय लोगों से मिलने के, संसद बुलाने के, वो अपने सिंदूर बह रहा है और क्या क्या करने में ज़्यादा व्यस्त है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।